नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056906523096523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज में हम आपकी जो लेटेस्ट वैकेंसी अनाउंस हुई है एपीएस की, ठीक है, यूपीपीएससी आयोग के द्वारा, उसके लिए यहाँ पे हमारी जो पेड क्विजेज हैं उसको वीडियो फॉर्मेट में देख रहे हैं, ठीक है। इस सीरीज़ को हम आपके एग्जामिनेशन तक कंटिन्यू करेंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इसमें कवर करवाए जाते हैं, ठीक है। उसको यहाँ पे हम वीडियो सॉल्यूशन के रूप में देखेंगे, ठीक है, जहाँ पे जिन क्वेश्चंस में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी आपको वो भी बताया जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक दो अनाउंसमेंट बता देना चाहते हैं आपको। इसके लिए हमारे ग्रुप्स लेटेस्ट में भी स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। आप उसमें एडमिशन लेके पूरी तैयारी कर सकते हैं। जितना भी सिलेबस में रिक्वायर्ड है, जो सिलेबस आपका अनाउंस हुआ है, उसके लिए पूरी तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। अभी इस नोटिफिकेशन में देखा गया है कि जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था उससे थोड़ा सिलेबस में यहाँ पे जो है कुछ चेंजेस हैं। खास करके 3 सेक्शन है। पहला है जो जीएस कह लीजिए, ठीक है, सेकेंड है जनरल हिंदी और थर्ड है कंप्यूटर। इनमें 50-50 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे हर सेक्शन से, ठीक है। तो हिंदी वाले सेक्शन में जो है 50 क्वेश्चन होंगे। उसके लिए अभी कुछ वीडियो के बाद से हम इसको इंक्लूड करेंगे अपने इस वीडियो में। और कंप्यूटर को भी यहाँ से तो खैर हम कुछ क्वेश्चंस को अभी देखते हुए चल रहे हैं, आगे से इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी, ठीक है। और जो है बाकी जो सेक्शंस हैं जीएस के, उस पर स्टार्टिंग के हमारे कुछ वीडियोज़ में फोकस है, तो उसको भी ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। लेटर ऑन इस जो हमारा नया सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग हम पूरे इस वीडियो सीरीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज का वीडियो जो है फर्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, ठीक। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी सबसे छोटी तट रेखा है, तो कोस्ट लाइन, ठीक है। तो देखिए भारत का जो तट रेखा वाला क्षेत्र है नीचे का, आप देखते हैं ऐसा कुछ है, ठीक है। लगभग 7516 किलोमीटर से ज़्यादा की ये कुल डिस्टेंस है कोस्टल वाली, जिसमें अब यहाँ इन राज्यों में अगर हम देखें तो सबसे छोटा क्रम हमारा है डिस्टेंस वाइज महाराष्ट्र का, और सबसे बड़ी जो तट रेखा है वो गुजरात की है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये कुछ क्रम में लिखा हुआ है। ऑप्शन हमारा सी जो है इस क्वेश्चन के लिए वो सही था। नेक्स्ट है पुरुष वर्ग में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 किस देश के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने जीता है, ठीक है। तो जितने भी ग्रैंड स्लैम होते हैं उसमें से साल का पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। तो जनवरी में जो है मेंस जो सिंगल्स का टाइटल है इसको जीता है नोवाक जोकोविच, जो कि संबंधित हैं सर्बिया से, ठीक है। इन्होंने जो है ग्रीस के प्लेयर हैं स्टेफेनोस करके, उनको हराया था। तो ध्यान रखना इसको, ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट है। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है, ठीक है। मुगल बादशाह जो थर्ड हुए अकबर, ठीक है, तो इनका मकबरा आगरा में है, ठीक है, वहाँ पे सिकंदरा नामक जगह पे, ऑप्शन फर्स्ट। वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, इस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 किस दिन मनाया गया, ठीक है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो है मनाया जाता है भारत में कब, जून के महीने में, ठीक है। तो 21 जून की डेट जो है ऑप्शन डी को चुनेंगे। 2015 से ये ऑब्जर्व किया जा रहा है, इसको ध्यान रखना है। और ये 2023 की थीम यहाँ पे लिखी हुई है। भारतीय सैन्य दल ने किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2023 में भाग लिया है, ठीक है। तो एक्स खान क्वेस्ट जो है एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, मंगोलिया में इसका आयोजन हुआ, भारतीय सेना ने यहाँ पे भाग लिया। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है, ठीक है। बुद्धिस्ट स्तूप की जो आकृतियां फेमस हैं उसमें से एक सांची है, मध्य प्रदेश के रायसेन में। शॉर्ट फॉर्म्स भी कुछ पूछे जाते हैं, उसी में से एक है आसियान, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, तो हमारे साउथ एशिया के कुछ देशों का समूह है, ठीक है। 10 मुख्य देश इसमें, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इनमें से किसने 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म सभा की स्थापना की थी, ठीक है। तो धर्म सभा की स्थापना 1830 में राधाकांत देव के द्वारा कलकत्ता में की गई, ऑप्शन फर्स्ट। चार मीनार कहाँ पर स्थित है, तो चार मीनार की लोकेशन है हैदराबाद में। भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है रॉ, ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग।
बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो इसकी लोकेशन औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र। नाबार्ड का पूर्ण रूप हमको बताना है, ठीक है। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो हमारा एग्रीकल्चर से संबंधित एक प्रकार का ये बैंक है, ठीक है। और कई बार ये पूछते हैं कि जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ठीक, मुंबई, महाराष्ट्र। और फॉर्मेशन का जो ईयर है 1982। किसी धावक को दौड़ने के बाद पेशी में ऐंठन और दर्द महसूस होता है, तो यह निम्नलिखित में से किसके संचयन से होता है? तो कई बार आप जैसे दौड़ के आते हैं ना, बहुत थक जाते हैं, कोई भारी एक्सरसाइज करें तो आपके जो है मसल्स में पेन महसूस होता है, तो एक्यूमुलेशन हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर ही लैक्टिक एसिड का, ठीक है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो ये है मदुरई में, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की सीमाएं तेलंगाना से लगती हैं? तो तेलंगाना राज्य जो हमारा आंध्र प्रदेश से अलग करके 2014 में बनाया गया नया, इसकी बाउंड्री आप देखेंगे तो सराउंडेड है ये छत्तीसगढ़ से, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। उड़ीसा की बाउंड्रीज में नहीं लगती है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। मैप पे इसको एक बार लोकेट कीजिए प्लीज। लोकटक, बारापानी, कोलेरू और पुलिकट क्रमशः कहाँ पर स्थित हैं? तो ये लेक हैं फेमस, ठीक है, भारत की। तो लोकटक है मणिपुर में, ठीक है, बारापानी मेघालय, कोलेरू आंध्र प्रदेश और पुलिकट तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु आंध्रा के बॉर्डर पे। तो मैप पे इन सबको भी लोकेट कीजिएगा, ऑप्शन बी को चुनेंगे। आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी 2022 किसको दिया गया? तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहे पाकिस्तान के खिलाड़ी बाबर आजम, ठीक है, तो इनको दिया गया था ये। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, सॉरी माफ कीजिएगा, यूथ गेम्स की बात हो रही है, यूनिवर्सिटी गेम खैर अलग है। तो सबसे पहला एडिशन इसका स्टार्ट हुआ 2018 से, ठीक है, उस बार दिल्ली में आयोजित हुआ। अभी 2023 वाले की बात करें तो भोपाल में आयोजन हुआ था, मध्य प्रदेश हो जाएगा उत्तर, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मेडल्स की बात करें किस राज्य ने जीते, तो महाराष्ट्र, ठीक है, कुल 161। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं? तो संसद में जो हमारे दो हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनमें कई तरह की स्टैंडिंग और एडहॉक कमिटीज़ होती हैं, उसमें सदस्य होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर में दोनों हाउसेज से सदस्य को चुना जाता है, लेकिन प्राक्कलन समिति यानी कि एस्टिमेट कमेटी हमारी जो है, इसमें कुल 30 मेंबर होते हैं और सिर्फ ये लोकसभा से चुने जाते हैं। 1 साल का कार्यकाल होता है इस कमेटी का, तो ध्यान रखेंगे। बाकी के जो ऑप्शन हैं उनमें दोनों हाउसेज के मेंबर्स होते हैं। आईपीएल 2023 में ऑरेंज कैप विजेता कौन रहा? तो आईपीएल का जो क्रिकेट का आयोजन होता है, इंडियन प्रीमियर लीग, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो रन बनाता है टूर्नामेंट में, तो वहाँ पे ऑरेंज कैप, और जो विकेट टेकर होता है हाईएस्ट, उसको पर्पल कैप दी जाती है। तो शुभमन गिल जो है मुंबई के खिलाड़ी, इनको दिया गया है 2023 में। 18वीं शताब्दी के भारत के संदर्भ में दस्तक क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अराइवल आप पढ़ेंगे बंगाल के रीजन में, ठीक है, तो उस समय ये काफ़ी चर्चा में रहा। दस्तक जो होता था एक बिजनेस करने का परमिट होता था, ठीक है, तो जो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में काफ़ी चर्चा में रहता है, तो इसको भी जरा पढ़िएगा। फिलहाल यहाँ पे हम सी विकल्प को चुनेंगे। इनमें से बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन है? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में भी पढ़िएगा, उसके फाउंडर्स में से एक रहे सचिंद्र नाथ सान्याल, ठीक है, इनकी पुस्तक है। साउथ इंडिया में देखेंगे गुलबर्गा और विजयनगर हम्पी के मध्य भूभाग में निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियां बहती हैं, ठीक है। तो ये जो रीजन है कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का है, ठीक, इनको भी जरा मैप में देखिए। नेक्स्ट है थायरॉक्सिन के निर्माण हेतु निम्नलिखित में से कौन थायराइड ग्रंथि के लिए अनिवार्य है? तो हमारे जैसे नेक में आपके थायराइड ग्लैंड होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड, जहाँ से आप देखते हैं हार्मोन सिक्रीट होते हैं थायरॉक्सिन, ठीक है। तो थायरॉक्सिन बेसिकली क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है और हमारे लीवर और किडनी के माध्यम से इसको फर्दर जो है एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जिसके लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे आयोडीन और सेलेनियम, ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे आयोडीन मिल रहा है, इसको चुनेंगे, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि आयोडीन जो है उसको प्रॉपर मात्रा में लीजिए, जैसे नमक वगैरह में होता है ना, तो इस वजह से।
निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है, ठीक है। तो आप कंपोनेंट्स देखते हैं हमारे इकोसिस्टम के, तो जैसे बायोटिक और एबायोटिक, ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो बेसिकली इनमें फ़र्क ये होता है कि जो ऑर्गेनिक होगा यानी कि बायोटिक, वो जो जीवित हमारी थिंग्स हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो एबायोटिक या फिर इनऑर्गेनिक में आएंगे। तो फंगस जो है ना ये बायोटिक में आ जाएगा, है ना, तो ये इनऑर्गेनिक नहीं है, बाकी के जो हैं वो इनऑर्गेनिक हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किन्हें थेरी के रूप में जाना जाता था? तो ये जो है इसमें जो वरिष्ठ साध्वी होती थी बौद्ध धर्म में, उनके लिए ये टर्म रेफर करते थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो 1782 में जो है एंग्लो मराठास के बीच में संधि होती है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त होने के बाद, ट्रीटी ऑफ सालबाई, ऑप्शन डी में जो लिखा है, ठीक है, 1782, इसको ध्यान रखेंगे। WWF का पूरा रूप क्या है, ठीक है, तो एक एनवायरमेंटल एसोसिएशन है, वर्ल्ड वाइड फंड, है ना, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर फुल फॉर्म है इसका। सनराइज ओवर अयोध्या, ये इस नाम की पुस्तक अभी जो है कुछ महीनों पूर्व लिखी गई थी, तो इसके लेखक का नाम बताना है, तो सलमान खुर्शीद। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तर्ज पर वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड, ये पहल शुरू करने की योजना किस राज्य सरकार की है? तो जैसे आप जानते हैं 2018 में उत्तर प्रदेश में ODOP स्कीम को स्टार्ट किया गया, एक जिले के लिए एक यूनिक प्रोडक्ट जो है उसको प्रमोट किया जाता है। तो वैसे ही वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड, है ना, इसको प्रमोट किया जाएगा उत्तर प्रदेश के ही द्वारा, अभी रिसेंटली अनाउंस किया गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप वर्ष 2025 तक की अवधि यानी कि 2 वर्ष की अवधि के लिए कौन सी नई लघु बचत योजना शुरू की जाएगी? तो अभी इस साल की जो यूनियन बजट है उसमें अनाउंस किया गया था कि 2025 तक के लिए महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट नाम का एक ये स्कीम जो है, सेविंग सर्टिफिकेट, है ना, 2 साल के लिए चलाया जाएगा आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक कह लीजिए स्मरण के रूप में। हमारे पास कुछ दिवस हैं और कब मनाए जाते हैं वो लिखे हुए हैं। तो विश्व पर्यटन दिवस 27 अगस्त नहीं 27 जो है सितंबर को मनाते हैं, ये गलत है, अन्य 3 विकल्प ठीक हैं। CNG से क्या तात्पर्य है, ठीक है, CNG आप लोग गाड़ी वाड़ी में भरवाते होंगे, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, इसका मुख्य घटक क्या होता है, ये कोई कमेंट करके हमें बताएगा क्या? हाल ही में संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया? तो सोनम वांगचुक, ऑप्शन सी जो है। लद्दाख के रीजन में कई सारे साइंटिफिक इनोवेशन के लिए इनको जाना जाता है, जैसे एक आइस स्तूप टेक्निक इन्होंने डेवलप की है, ठीक है, तो फेमस एक इंजीनियर हैं ये, और इनको जो है अभी अप्रैल के मंथ में ये जो है संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार जो है इससे सम्मानित किया गया है, ठीक, तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट भी है। निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान उच्चतम है, ठीक है, तो कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि कम मात्रा में ज़्यादा उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा ये, और एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी कम होता है, ठीक है, हाइड्रोजन में। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, ठीक है, तो लोहे को रस्ट वगैरह की जो ये एक्टिविटीज़ होती हैं इन सब से मुख्य रूप से बचाने के लिए इस पे जिंक की कोटिंग करते हैं, इसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में टर्म होता है यशद लेपन, ठीक, तो ध्यान रखेंगे इसको। जैसे कई बार इस तरीके से पूछ लें कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर किस चीज़ की परत चढ़ाते हैं, ठीक है, तो जिंक होता है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था, ठीक है, तो इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो उसको केंद्र और राज्यों के संबंधों के रेफरेंस में सहकारी संघवाद की संज्ञा दी थी। एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं ग्रैमनिल ऑस्टिन, ठीक है, इसको बहुत डिटेल में नहीं पूछेंगे, इतना ही ध्यान रखिए। द जजमेंट नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो भारत के एक काफ़ी जाने माने जो है पत्रकार थे कुलदीप नायर, ठीक, ऑप्शन डी, इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। पूरी बुक का नाम था द जजमेंट इनसाइड स्टोरी ऑफ द इमरजेंसी इन इंडिया, ठीक है। देखिए हमारा संविधान जो है पूरी तरीके से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ठीक है, उससे पहले 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। तो उसी की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग की एक स्थापना हुई थी जिसके अध्यक्ष MN वेंकट चलैया थे, ठीक है, तो ये किस वर्ष में गठित हुआ ये बताना है। तो भारत सरकार ने फरवरी 2000 सन में, ठीक है,
भारत के पूर्व जो है चीफ जस्टिस थे एम.एन. वेंकटचलैया, इनकी अध्यक्षता में एक समिति की जो है स्थापना की और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में उस समय की जो है स्थितियों के हिसाब से क्या पॉसिबल अमेंडमेंट हो सकते हैं इन सब के बारे में प्रपोजल दिया और ये रिपोर्ट सबमिट की थी इन्होंने वर्ष 2002 में। ठीक है, तो इन सारी बातों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखें, नागरिकों के मूल कर्तव्य संबंधित वर्मा समिति का गठन कब किया गया था। ठीक है, तो आप जानते हैं मूल रूप से संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। ठीक है, इनका इंक्लूजन हुआ था 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ था 1976 में। ठीक है, इसके माध्यम से एक नया भाग जोड़ा गया 4A। ठीक है, जिसमें उस समय 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डाला गया था। एक फंडामेंटल ड्यूटी बाद में 86th अमेंडमेंट के माध्यम से डाली गई। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया, तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पर इसको ऐड किया गया था। लेटर ऑन 1999 में भारत के एक चीफ जस्टिस थे जगदीश शरण वर्मा, ठीक है, JS वर्मा शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, तो इनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। और चूंकि क्या है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो एक तरीके से कह लीजिए लीगली इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। ठीक है, तो उसी के क्या लीगल प्रोविजंस हो सकते हैं इनको लीगली इम्प्लीमेंट कराने के, उसके संबंध में है ना, कह लीजिए प्रस्ताव देने के लिए या क्या और तरीके हो सकते हैं, मेथोडोलॉजी क्या हो सकती है लोगों के बीच इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पहुंचाने के, इन सब के बारे में इस समिति का गठन किया था भारत सरकार ने। ठीक, तो 1999 वर्ष को हम चुनेंगे। एक अन्य पुस्तक है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ये इस पुस्तक, यहाँ पे लिखा शब्द भी होना चाहिए था, कोई बात नहीं। तो ये बुक है हमारे पूर्व RBI के गवर्नर उर्जित पटेल की। अगला है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत दुनिया में सबसे बड़ा देश कौन से नंबर का है। ठीक है, तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो सबसे बड़ा देश विश्व में है जो मोबाइल बनाने के मामले में चाइना, सेकंड पे है इंडिया। अब देखें, हमारे पास एक मैथ का क्वेश्चन है, लिखा है 50 का 860% प्लस 860 का 50% किसके बराबर होगा। ठीक है, तो इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि 50 का 860% ना, तो 50 इंटू 860/100। ठीक, और प्लस 860 का 50% है ना, तो ये हो जाएगा 860 इंटू 50/100। ठीक, इसको आगे सिंप्लीफाई करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये इधर से 5 इंटू 86 प्लस फिर 86 इंटू 5 है ना, इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 86 पंजे होता है 430। ठीक है, तो 430 और 430 860। ठीक, ये हमारा उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन में, सॉरी बी ऑप्शन में। नेक्स्ट है हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, उसको डेसिमल में यानी कि दशमलव में व्यक्त करना है, 0.001। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.001/100। ठीक, तो क्या हो गया 0.1234। ठीक, तो ये कहाँ मिल रहा है हमको, डी ऑप्शन में, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है 9 एवं 63 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 9 से पूर्णतः भाज्य हैं परंतु 3 से भाज्य नहीं है। ठीक है, तो 63 और 9 के बीच है ना, तो देखिए बात ये है, कहा जा रहा है कि 9 से पूर्णतः भाज्य है परंतु 3 से नहीं, तो भाई साहब जो संख्या 9 से डिवाइड होगी वो 3 से भी तो हो ही जाएगी। ठीक है, तो ऐसी कोई भी संख्या इनके मध्य नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 परिणामों का औसत 46 है एवं पहले 4 परिणामों का औसत 45 है, तो 5वां परिणाम क्या है। ठीक है, तो देखिए किसी भी 5 ऐसी संख्या ही मान लेते हैं हम। ठीक है, तो द एवरेज ऑफ 5 रिजल्ट्स इज 46। तो देखिए क्या कर सकते हैं हम कि 46 अगर 5 का एवरेज है ना, तो 46 इंटू 5 ये कितना हो जाएगा 230। ठीक, अब नेक्स्ट कह रहा है कि अगले उसी में से पहले 4 परिणामों का औसत 45 है, तो 45 है तो 45 इंटू 4 कर सकते हैं हम। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 180। तो 230 में से 180 घटा दीजिए, है ना, 3 2 5 50 आ जाएगा आंसर। तो यानी कि हमारा जो 5वां रिजल्ट है यानी 5वां परिणाम, 5वीं संख्या वो 50 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति एक परीक्षा में कुल अंकों का 45% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, यानी कि फेल होता है।
और परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 55% अंक चाहिए। तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, है ना, तो कितने अंकों की परीक्षा है ये बताना है। तो देखिए जब वो 45% मार्क्स पा रहा है तो 40 नंबर से फेल हो रहा है, और पास होने के लिए उसको चाहिए 55%, है ना। तो यानी कि 40 नंबर की उसके पास क्या है, नंबर्स की कमी है। तो 55 से 45 यानी कि 10%। तो कुल मिला के बात यह है कि 10% की वैल्यू है 40 मार्क्स, ठीक है। तो 100% की कितनी होगी, ठीक है। तो 40/10 × 100 यानी कि 400 नंबर का कुल पेपर है, ठीक है। तो इसी के साथ हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया है। यहाँ पे अभी हम जो है जीएस और मैथ्स के क्वेश्चंस को मेनली देख रहे हैं, ठीक है। आने वाले दिनों में हम जो है हिंदी के भी क्वेश्चंस को देखेंगे, कंप्यूटर को भी हॉलिस्टिकली देखेंगे, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।